हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं दो भाई बहन जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने अटेम्प्ट भी दिए हैं तो उनकी भी बात करेंगे और इनकी क्या अभी स्ट्रेटजी रहती है, ओवरऑल कैसे प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अभी तक हमने भाई बहन जो साथ में तैयारी करते हैं यूपीएससी की स्पेशली, उनको कवर नहीं किया है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साकेत यादव है जी, और मैं वीआईटी से ग्रेजुएट हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। ओके मैम आप। मेरा नाम मेघना शीतल है और मैंने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून से। ओके सो ये बताइए कि यूपीएससी की जो तैयारी है फिर सिविल सर्विसेज की, क्योंकि आप बड़े हैं तो आपने सबसे पहले स्टार्ट की थी भैया से पहले, तो आपने कब की थी और कैसे स्टार्ट हुआ था? मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं दिल्ली आई और मैंने कोचिंग किया। 1 साल तक मैंने कोचिंग किया, फिर 2019 से मैंने अपना अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया था और अभी मेरा ये लास्ट ईयर 4th अटेम्प्ट हो चुका है। ओके सो आपको करीब 4 ईयर हो गए हैं प्रिपरेशन में। 4 साल हो गए। ओके सो मोटिवेशन कहाँ से आया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, या फिर किसने बोला था कि इस एग्जाम की जाओ तैयारी करो? एक्चुअली मोटिवेशन इज कि मुझे बचपन से ही ऐसा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल में कैप्टन बनना, कमांडर होना और हर चीज़ में मैं आगे रही। तो मुझे सबने ही बोला कि तुम एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकती हो और मेनली मोटिवेशन मुझे मेरे फैमिली से मिली है, क्योंकि मेरे एक दादाजी थे इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो मुंबई में। और अभी मेरे एक भैया ने भी 2016 में यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, उन्होंने भी क्लियर किया है। तो वो अभी IRS ऑफिसर हैं। ओके ग्रेट, फिर तो आपको उनसे काफी अच्छा मोटिवेशन मिला। जी, मुझे मोटिवेशन मिला है वहाँ से और एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा रहा है तो हमेशा से मोटिवेटेड रही हूँ मैं। सो आप क्या, आपकी दीदी कर रही थी तैयारी तो उनसे इंस्पायर होकर आप भी तैयारी में आ गए, फिर आपका खुद से ड्रीम था? जी, मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में जब मैं बोर्ड्स के एग्जाम देने गया था, मैंने बिहार बोर्ड से एग्जाम दिए थे और जब मैंने दिया था एग्जाम तो उस टाइम मैंने देखा था जब चेकिंग्स पे आए थे सब, तो उस टाइम मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, जब वो चेकिंग्स पे आए तो मैं उस टाइम मैंने देखा जो मतलब उनका मीन्स ऑरा एंड उनके बोलने का नहीं भौकाली तो दूसरी बात है, लेकिन उनके बोलने का वो चीज़ और फिर वो मैंने देखा जो एजुकेशन का पावर क्या होता है जी। तो उसमें तो फिर मैंने ये डिसाइड किया जब मुझे अब इसी केस में जाना है। तो फिर जब दीदी ने स्टार्ट किया तो फिर दीदी एक बहुत बड़ी फैक्टर रही मेरे मोटिवेशन का। जो दीदी ने मुझे गाइड किया, जैसे ही मैं कॉलेज में था तो इन्होंने मुझे बताया जो इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, तब मुझे वो जो बेसिक्स होते हैं वो वहाँ से थोड़े थोड़े क्लियर होने स्टार्ट हुए जो मुझे ऐसे इसमें जाना है। ओके सो आप तैयारी करते रहे तो अभी आपके 4 अटेम्प्ट की थोड़ा सा जर्नी बताइए शॉर्ट में कि कैसे तैयारी करते थे, क्या फॉलो करते थे और कब अटेम्प्ट दिया, कैसे सक्सेस नहीं हुए ऐसे करके? ओके मेरा एक्चुअली मैंने जब कोचिंग करी थी तो कोचिंग इज बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके मतलब मोटिवेशन का भी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखते हो एज एन एस्पिरेंट, आप इतने एस्पिरेंट को देखते हो, आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है वहाँ से। बट एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि वहाँ आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स हुई, कुछ उसके सॉल्यूशंस आप नहीं, एक झिझक होता है कि हम टीचर्स के पास कैसे जाएंगे, वो चीज़ मुझ में थोड़ा सा रहा हमेशा से ही कि मुझे लगता था कि पता नहीं टीचर्स क्या सोचेंगे या मतलब समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ें। तो वो थोड़ी सी मैंने वहाँ पे गलतियाँ की है कि मुझे पूछना चाहिए था टीचर्स से और मुझे मतलब जाना चाहिए था उनके पास, बट मैं वो नहीं गई। मैंने फिर उसके बाद सोचा कि मैं खुद ही पढ़ाई करूँगी और कोचिंग्स के बाद मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने कोचिंग में 2019 में मैंने कोचिंग मतलब 18 से 19 तक कोचिंग किया था, 19th में मैंने अटेम्प्ट दिया था अपना, लेकिन मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेसिक्स काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था, स्ट्रांग नहीं था। और कोचिंग में जब आप जाते हो तो इट्स कि आपको अपना बेसिक्स पहले मजबूत करके जाना चाहिए, जो भी NCERTs हैं वो पढ़ के जाना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि वो चीज़ें आपको क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो गलतियां मैंने करी थी अपने जर्नी में कि मुझे पढ़ना चाहिए था और मैंने पढ़ाई नहीं करी।
जो बेसिक्स होते हैं उस चीज़ को। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, बट इट वाज लाइक ब्लैंक कि पढ़े जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो फेज़, लाइक अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट था। 4 साल तक मैंने मतलब इस चीज़ को अपने लाइफ की एक मतलब 4 साल दे दिया अपने लाइफ का इसको। एंड फिर लास्ट ईयर इट्स लाइक अगस्त के टाइम पे मुझे मतलब एक टीचर है रियासत अली सर, उनके बारे में पता चला और उनके मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला। तो मैं मतलब मैंने उनको ज्वाइन करा, मैंने उनसे सर से बात की, तो सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे कि ठीक है 4 साल हो गया बट इट्स ओके, होता है किसी कुछ अच्छी चीज़ के लिए लाइक टाइम लगता है। तो फिर उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। फिर मैंने सोचा कि चलो सर का ज्वाइन करते हैं और सर का मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, काफ़ी मैंने मतलब इम्प्रूव किया है अपनी जर्नी को, काफ़ी अच्छा तरीके से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत कुछ पता चला मुझे इसके बारे में। ओके, सो भैया जैसे कि अभी आपने भी 2 अटेम्प्ट दे दिए, तो आप लोग जो साथ में तैयारी कर रहे हो तो क्या रहता है साथ में तैयारी करने का? हमारा ये रहता है जैसे सर का आया शेड्यूल, सर हमें एक टाइम फ्रेम में और कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स के साथ कैसे लिंक करना है चीज़ों को, किस टॉपिक को और कौन से टॉपिक न्यूज़ में है, ये सब का जो इन्फॉर्मेशन होता है सर हमें देते हैं। और सर हमें बताते हैं जो इस चीज़ से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो भी उनका वीडियो आता है, जो भी आता है, हाँ रियासत अली सर का जो ऐसा होता है। तो और सर इतने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम दोनों को। और फिर सर ने ही हमें बताया था, पहले मैं और मेरी दी हम दोनों डिस्कशन नहीं करते थे, तो सर ने ही बताया जो डिस्कशन करना है तुम्हें। और सर एकदम मतलब एग्जाम में जो भी एग्जामिनेशन होता है, जो भी टेस्ट होते हैं हमारे जो सर लेते हैं, वो हम सुबह लिखते हैं, शाम में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के आंसर्स एक्सचेंज करते हैं, देखते हैं जो क्या मतलब क्या हम ऐड कर सकते हैं एक दूसरे में। तो और फिर सुबह भी अगले दिन सुबह भी हमारा डिस्कशन होता है, ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो नॉर्मली जैसे कि मेंटरशिप है यूपीएससी प्रिपरेशन में, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा मेंटरशिप, जैसे नया बच्चा है, जैसे अभी आप रियासत अली सर से कर रहे हो, अगर उनसे भी कोई ज्वाइन करना चाहता है या फिर किसी भी मेंटरशिप में जाते हैं, तो आपका क्या मेंटरशिप रहता है? जैसे डेली क्या दिया जाता है, फिर आपको कितने टाइम में करना होता है, ओवरऑल चीज़ें कैसे होती हैं? हमारा मतलब जो एक सब्जेक्ट है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें हिस्ट्री, तो हमें पहले वीडियो प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे, जो हमें ऐसे स्ट्रैटेजी बनाना है, कौन से टॉपिक कौन से बुक से और किस पेजेस से हमें पढ़ना है, ये सर हमें बताते हैं। और फिर उस टाइम बाउंड मैनर में उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब एक टाइम फ्रेम में पढ़ना पड़ता है। फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसके आंसर राइटिंग करते हैं, फिर हम सर को भेजते हैं और विद इन 24 आवर हमारा आंसर चेक होके आता है। फिर हम उसे करेक्ट करते हैं। अगर हमें कहीं लगता है जो कहीं कोई डिफिकल्टीज आ रही है, जो इस आंसर को कैसे लिखें, तो हम सर से फिर बात करते हैं, सर हमें गाइडेंस देते हैं। और ऐसा भी नहीं जो एज ए टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रखते हैं सर, मतलब ऐसा रखते हैं जो मतलब जो एक फैमिली मेंबर हो, और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें। ओके, सो मैम जैसे कि जब से अभी मेंटरशिप दोनों लोग ज्वाइन करा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने 4 जो अटैम्प्ट है वो दे चुके हैं? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि मैंने 4 साल में मतलब फ्रैंकली बता रही हूँ, मैंने कभी कोई आंसर नहीं लिखा था। मुझे नहीं पता था कि मेंस के आंसर्स कैसे लिखते हैं, और एक डर लगता था कि आंसर लिखे तो चेक किससे करवाएं, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको नहीं पता चलता कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हो। अगर आप लिख भी रहे हो तो आप चेक किससे करवाओगे? तो मतलब ऐसा होता था कि 2-3 कभी चाह भी आंसर लिखने के लिए तो समझ नहीं आता था हम चेक किससे करवा रहे हैं। अब जब से सर के गाइडेंस में आए हैं और एक टाइम बॉन्ड है हमारे पास कि हाँ भाई इतना है, और इस क्वेश्चंस को एक जैसे कि सर हमें क्वेश्चंस भेजते कि 10 क्वेश्चंस हैं, तो इस 10 क्वेश्चन को हमें उस टाइम में लिखना है, लिख के सर को भेजना है, और एक जो दिमाग में रहता है कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो कंप्लीट करना है हमें। और सर फिर हमें चेक करके उधर से टेलीग्राम पे ही हम लोगों को सेंड करते हैं। तो सर उसी में चेक करने के बाद रियासत से सब जितने भी फीडबैक होते हैं वो सर हमें प्रोवाइड करते हैं, सर हमें मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, और
उसकी वजह से थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम लोग कि अच्छा हम मतलब लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी होती है कि सर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ चेक करके भेज देंगे। कभी सर को जैसे बहुत अच्छा मैंने आंसर लिख दिया, अभी मैंने कुछ ऐसे लिखा था तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो सर का बाकायदा एक वॉइस सर ने मैसेज किया था मुझे कि आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आता है कि अच्छा मैं अच्छा कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि जैसे कोई फॉलो अप लेने वाला होता है तो उससे प्रिपरेशन इफेक्टिव होती है या फिर खुद से कर रहे होते तो वैसे? एक्चुअली सबका अलग अलग अपना अपना है। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का, किसी के अंडर हम गाइडेंस में, क्योंकि ये पूरी एक जर्नी है। इसके लिए गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी जर्नी कर रहे हो, आप अकेले कर रहे हो, ठीक है होता है, बट एक गाइडेंस होता है तो लगता है हाँ एक फोर्स है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ आप कर सकते हो। कभी कितनी बार हुआ कि मैंने सोचा भी कि क्विट कर लेती हूँ, अब होगा नहीं, बट सर से भी मेरी काफ़ी बातें हुई तो सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम करो और मैं साथ हूँ तुम्हारे उस चीज़ के लिए। अभी ये तैयारी कर रहे हो, मेंटरशिप भी आप ले रहे हो, तो मेंटरशिप में क्या स्पेशली मेंस पे ही फोकस किया जाता है या फिर प्रीलिम्स पे या फिर दोनों चीज़ों को लेकर चला जा रहा है? हमारा जब मेंटरशिप स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जब हम जब पढ़ रहे थे, जो हमारा शेड्यूल आया था उसमें मेंस और प्री दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अभी जो है सबसे पहले हमारा फोकस ये है, जो क्या कहते हैं हम मेंस कंप्लीट करें, जो कि हमारा हो चुका है ऐसे करके, तो फिर और जो भी मेंस और प्री में बस यही एक डिफरेंस है जो सर ने बताया हमें। जो लोग सोचते हैं जो क्या कहते हैं प्री अलग है मेंस अलग है, ऐसा नहीं है। जो मेंस में है, जो कि मेंस में टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी से क्वेश्चन उठ के प्री में आते हैं। ये मैंने ट्रेंड, और ये सर ने मुझे बताया, रियासत अली सर ने बताया, जो है ऐसे करके है। तो फिर हमारा ऐसे ही चल रहा है। जो अब जो है मीन्स 5 डेज के बाद अब से तो हमारा प्री स्टार्ट होगा। तो प्री में भी हम ऐसे ही चलेंगे, जो मतलब जो भी टॉपिक्स हैं दोनों को और करंट अफेयर्स को मिला के हमें आगे बढ़ना है ऐसे करके। ओके, सो फ्रेंड्स, आप भी अगर मेंटरशिप के लिए या फिर गाइडेंस के लिए देख रहे हैं तो मैं सर का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी, मिलके आप सर से बात कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है मेंटरशिप तो कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है 2023 वाला, तो उसको लेकर आप कितने तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी कितने % हो गई है या फिर इस बार आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है खुद में कि हाँ क्लियर हो सकता है। इट्स लाइक पिछले भी अटेम्प्ट में मेरा CSAT में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। जनरल साइंस तो मेरा मतलब निकल ही जाता है, बट CSAT के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इस बार मैंने CSAT के लिए पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। और लेट्स होप, देखते हैं क्या होता है। वी आर ट्राइंग कि हाँ चलो हो जाए कुछ अच्छा, बाकी तो ओके। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एवरेज अभी कितने घंटे पढ़ रहे हो? अभी मैं एवरेज 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो आप लोगों में कभी कंपटीशन चलता है क्या कि अब मैं इनसे दीदी से ज़्यादा पढ़ूंगी या फिर मैं भाई से ज़्यादा पढ़ूंगी? एक्चुअली कंपटीशन, जब आप एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको मतलब कंपटीशन आपको खुद से भी करना है इसमें, तो सामने वाले से भी कंपटीशन होता है। बट इट्स लाइक कि नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर 8 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है। नहीं, हमारा टाइम टेबल फिक्स है, हमें इतने घंटे पढ़ना है और हम अपना बेस्ट देंगे। हमें ये नहीं है कि हम उसको पीछे कर दे या हम आगे चले जाए, बट इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, अपना टाइम अपना अच्छे से पढ़ाई करो, बस ये मैटर करता है। नथिंग। हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो हम एक दूसरे को कैसे इम्प्रूव कर सकें। हम इस पे फोकस नहीं करते हैं जो हम उससे आगे जाएं, वो हमसे पीछे रहे, ऐसे करके ऐसा नहीं चलता हमारा। तो हमारा यही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हम लोग आंसर शीट एक दूसरे के एक्सचेंज करते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के पॉइंट्स जानते हैं। हम दोनों में एक ऐसा नहीं रहता जो मतलब जो ये हमसे पीछे है और मैं आगे हूँ ऐसे करके, ऐसा नहीं रहता। हमें साथ निकलना है, जो कि इस एग्जाम में भी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो मैंने देखा अपने, जैसा दीदी ने बताया दादाजी को लेके, तो
ऐसा था जो मतलब हमें आगे लेके चलना है, हमें ये नहीं जो हम सिर्फ आगे चले। राइट। तो इसीलिए हम लोग ऐसे प्रिपरेशन चल गया। ओके, सो सिविल सर्विसेज आपको क्या लगता है कि कितनी टफ जर्नी होती है? क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 अटेम्प्ट जब दिए तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है और अभी आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हो। तो क्या लगता है कि जो नए एस्पिरेंट हैं उनको इस तरीके से चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए जो आप स्टार्टिंग में कर रहे थे गलतियाँ, उस तरीके से कुछ बताइए। सबसे पहली बात तो है सिलेबस। वो हमें याद होना चाहिए। कोई भी इस जर्नी में जब भी एंटर करना चाहता है तो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस, कि आपको सिलेबस पढ़ो। आप पहले देखो कि आप किस हद तक इस चीज को कर सकते हो। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिलेबस याद नहीं करा, आपको नहीं पता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो मैंने अपने 4 साल की जर्नी में 2 साल मैंने यही किया है। और पिछले 2 साल से मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। मैंने सिलेबस याद किया है। मुझे अभी पता चल रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सिविल सर्विसेज इज क्या पढ़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या छोड़ना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक को छोड़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। और इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सिलेबस है। दूसरा अपना बेस आप अच्छा करें। एनसीईआरटी। तो अभी आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए कभी? हाँ, मैंने पिछले साल मॉक टेस्ट दिए थे। और जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मतलब मैंने आपको बताया था जो मुझे मतलब पता नहीं चल रहा था जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। मैं जैसे पढ़ते रहता था पूरे दिन और मैं नॉलेज पे ज़्यादा ये फोकस करता था जो नॉलेज आना है। तो इस एग्ज़ाम में मुझे ये नहीं पता था इस एग्ज़ाम को कैसे निकालना है। तो मैं नॉलेज के पीछे भागते रहा, बहुत ज़्यादा नॉलेज ये क्या। और ऐसा नहीं है जो मतलब वो मुझे काम आएगा ही, लेकिन जब मॉक टेस्ट मैंने पिछले साल दिया था तो फिर उसमें मैंने 10-15 मॉक टेस्ट दिए। उसमें मुझे ऐसा लगा जो मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया। तो फिर वो मुझसे ऐसा लगा जो वो छूटता जा रहा है चीज़। और उसके बाद एग्ज़ाम आ गए। तो मैं फिर एग्ज़ाम में बैठा तो मतलब ऐसा हो गया जो मेरे मैथ्स पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैं, तो मैंने मैथ्स को ज़्यादा रिवाइज नहीं किया और मैं सीसैट में ही चूक गया। ओके। तो मैं अब जब मैं मॉक टेस्ट दूंगा अभी तो फिर उसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सर ने ही बताया अभी। सर अभी टाइम टेबल भेज रहे हैं, सब भेज रहे हैं और आई होप जो इस बार बहुत अच्छा हो। अच्छा, डेली का टाइम टेबल भेजते हैं कि मतलब डेली का या फिर मंथली या फिर वीकली? नहीं सर, पहले मंथली भेजते हैं, उसके बाद सर डे 1 से ऐसे करके भेजते हैं जो डे 1 ये सब करना है, डे 2 में ये करना है, डे 3 में ये करना है, और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग करना है, कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करके लिखना है। तो ये सब सर ही भेजते हैं और सर एकदम बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं। ओके, सो मैम, जो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी है इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो रिवीजन की क्या साइकिल रहती है आपकी? अभी तो ऐसा है कि मेंस के आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे थे, तो अभी हमारा आंसर राइटिंग ख़त्म हुआ है। अभी जस्ट हमने मतलब वाइंड अप किया है सारा, जो भी सर ने हमें जो भी रूटीन और जो भी टाइम टेबल के हिसाब से भेजा था। और अब जैसे प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मेरा ये रहता है, मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि मैं 2 से 3 रिवीजन कर सकूं उसके लिए। तो मेरा ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से पढ़ा हुआ है, तो ऐसा मुझे कोई प्रीलिम्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं उसी को रिवाइज कर लेती हूँ। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, बट एटलीस्ट 3 रिवीजन इज मस्ट, कि जो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपका रिवीजन हो जाता है। ओके, सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू एस्पिरेंट हैं, वो कोई आप ही की तरह भाई बहन भी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आप फेल होते हो, बट जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या और भी अच्छा कर सकते हो। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन फैक्टर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे गाइड होते हैं। और जब आपके पास इतने अच्छे गाइड हो तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। आप कभी भी लो फील करते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। वो आपको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि जब आप कभी ऐसा होता है क्विट करना भी चाहो तो आपको लगेगा कि नहीं करना है, तो आप आ सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो।
मुझे तो लगता है कि लोगों को लाइफ में एक बार सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत कुछ पता चलता है अपने देश के बारे में, दूसरे देश के बारे में, और आपको ओवरऑल बहुत अच्छा नॉलेज होता है। तो मेरे लिए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आई होप कि आप लोगों के लिए भी होगा। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम और भैया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया और इन्होंने मेंटरशिप रियासत अली सर से लिया है, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कराते हैं और ये ऑनलाइन भी कराते हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी डिस्क्रिप्शन है, साइट वगैरह के लिंक हैं, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।